नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सभी कृतिका। और जब हम खबरों की बात करते हैं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का अबू धाबी का दौरा है और कल जिस हिंदू मंदिर को समर्पित किया गया है वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आज भी कई अहम जो मुलाकातें हैं वो होनी है प्रधानमंत्री की, उस पर रहेगी दोहा में हमारी खास नजर। बिल्कुल। साथ ही आंचल अगर बात करें तो आज किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं लगातार, उसको लेकर चंडीगढ़ में आज सरकार के साथ किसानों की बातचीत भी होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी बिल्कुल रहेगी। सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और ट्रैक्टर आपके हल जोतने के लिए है, आप आइए और बात कीजिए। वहीं अगर बात करें कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की तो जिस तरह से लगातार जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं वो नरमी का संकेत दे रहे हैं, उस पर भी रहेगी हमारी खास नजर। बिल्कुल। और इसी के साथ में आज सीबीएसई के एग्जाम्स जो है वो भी शुरुआत हो रही है 10वीं और 12वीं की, उस पर भी नजर आई क्योंकि कई सारे छात्र आज से एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूरदर्शन की तरफ से। और बिल्कुल मुझे तो याद आ रहा है 10वीं 12वीं हमें भी एग्जाम दिए थे, तो अब कितना फर्क है इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल सीधा रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। कहा प्रधानमंत्री अल थानी के साथ भारत कतर के बीच दोस्ती को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। अदालत ने पिछले साल सुरक्षित रखा था अपना आदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 27 फरवरी को 15 राज्यों में 56 सीटों पर होगा चुनाव। बीजेपी ने संदेश खाली में हुई घटना की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। आज एससी आयोग भी करेगा संदेश खाली का दौरा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी परीक्षा। बोर्ड ने बच्चों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की दी सलाह। और खेल की खबरों में राजकोट में आज से होगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। तो नया सवेरा में जान लेते हैं पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल। जहां देश भर की खबरों में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में हैं, जहां संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे थे, जहां पर उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और इसमें कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है।
वहीं दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आए। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है और हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से ज्यादा लोग दोहा में रहते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 8 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो वहां पर रहते हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो किस तरीके का उत्साह आंचल उनमें नजर आया। और इसी के साथ में अबू धाबी से ही हमारी सहयोगी मेघना देवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। मेघना, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात कतर पहुंचे थे। कल शाम को अगर हम देखें तो अबू धाबी में थे, जहां पर उन्होंने बैब्स हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया था और काफी भव्य कार्यक्रम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक संबोधन भी दिया था और उसके बाद अगर हम देखें तो कल ही रात को एक बातचीत हुई प्रधानमंत्री जो कतर के हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतवंशी रह रहे हैं कतर में, तकरीबन 8 से 8.5 लाख के आसपास की संख्या है इन लोगों की, जो कतर की सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है जो भारतवंशियों की। काफी भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर में उन्होंने किया। और उसके बाद आज जो है कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक द्विपक्षीय वार्ता है जो कि बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत और कतर के बीच जो संबंध है वो लगातार, अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का भी एक दौरा हुआ था 2022 में। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम देखें तो उनका भी दौरा हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर का दूसरा दौरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं दोनों ही देशों की, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी प्रधानमंत्री कतर के प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन पर भी बातचीत की। तो बेशक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और जिस तरीके से हमारे जो एक्स नेवी वेटरन्स जो थे जिन्हें रिहा किया गया कतर के बाद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। बिल्कुल, आप मेघना वहाँ पर लगातार इन पूरी खबरों पर नज़र बना के रखे हुए हैं और 2022 में जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि वहाँ पर उपराष्ट्रपति अपने दौरे पर गए थे, उस दौरे का हिस्सा मैं भी थी और मुझे ये चीज़ बहुत अहम और समझ में आई कि जो भारतीय समुदाय है उसका सांस्कृतिक जुड़ाव होने के साथ साथ किस तरह से लोग भारतीय संस्कृति से कनेक्ट करते हैं। दूसरा, जिस तरह से कल कई एमओयूज जो साइन हुए उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े जो एमओयूज हैं वो कैसे दोनों देशों के जो आर्थिक रिश्ते हैं उनके लिए एक नया अध्याय लिखने का काम करेंगे। देखिए, आजकल हम अबू धाबी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके के अहम एमओयू साइन हुए हैं, काफी ज्यादा फोकस है भारत और यूएई के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने का। फिनटेक के क्षेत्र का, जहां हम बात करते हैं रुपए और स्टैक के आधार पर जीवन कार्ड बनाया गया है। जहां हम बात कर रहे हैं कि यूपीआई तकरीबन 3 महीने के आसपास में बताया जा रहा है कि यूएई में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सभी जो एडवांसमेंट्स हैं डिजिटल स्पेस में, फिनटेक स्पेस में, वो बेहद अहम है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। कल एक बहुत अहम इनिशिएटिव और लिया गया जिसको कहते हैं भारत मार्ट। भारत मार्ट एक तरीके से एक भारत के एक्सपोर्टर्स को एक बहुत अहम मौका देगा, एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म देगा जहां पर वो आगे मिडिल ईस्ट के और भी देशों को और अफ्रीकन देशों को भी अप्रोच कर पाएंगे, जहां पर लॉजिस्टिक्स में उनकी मदद होगी, वहां पर एक वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होगी, रिटेल की फैसिलिटी होगी भारत मार्ट में, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा भारतीय
एक्सपोर्टर्स को और ज्यादा एक्सपैंड करने में, अपने व्यापार को और एक्सपैंड करने में, और दुनिया के अलग अलग रीजन्स में रीच आउट करने के लिए। तो कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं भारत और यूएई के बीच में। अब हम बात करते हैं भारत और कतर की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम ये कतर दौरा है। दोनों ही देशों के बीच जो ट्रेड है वो तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें अगर हम तो कतर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कतर के इन्वेस्टमेंट्स जो भारत में हैं, जिनकी हम बात करते हैं, वो तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं भारतीय कंपनियां जो कतर में काम कर रही हैं, तो तकरीबन 15,000 के आसपास भारतीय कंपनियां कतर में हैं, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है, जो एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो डेटा है, तकरीबन 15,000 कंपनियां कतर में होना। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एलएनजी के क्षेत्र में भारत और कतर का बहुत अहम, अगर हम कहें तो कॉपरेशन है, जिसमें अगर ग्लोबली हम देखें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर हम देखें एलएनजी का, जो भारत एलएनजी लेता है, वो कतर ही है। तकरीबन 48% के आसपास भारत जो एलएनजी लेता है वो कतर से लेता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिलेशनशिप का। और इंडिया एनर्जी वीक में भी इसके ऊपर एक अग्रीमेंट साइन, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया गया, जो हाल ही में कंक्लूड हुआ, इंडिया एनर्जी वीक जो आयोजित किया गया था। तो कई एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के, और आज जो बायलैटरल होनी है उसमें भी एनर्जी का क्षेत्र एक बहुत प्रमुख विषय बेशक रहने वाला है। बिल्कुल। अगर मेघना देखा जाए तो हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को भी रिहा किया गया है, और उसके बाद में आज कतर के आमिर से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, तो काफी अहम ये मुलाकात होगी। साथ ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी आज इस मुलाकात में हो सकती है। बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, किस तरीके से इस बायलैटरल कोऑपरेशन को और ज्यादा आगे ले जाया जा सके। वेस्ट एशिया की जो परिस्थिति है उस पर भी डिस्कशन संभव है, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री से भी इस बारे में चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये बेशक कुछ अहम एस्पेक्ट्स हैं, बट लेकिन इसके साथ ही जहां आप बात करती हैं कि कतर में जो हमारे 8 एक्स नेवी वेटरन्स जो थे उनकी रिहाई की जहां तक बात है, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट जो कुछ ही दिनों पहले आया, और जिसको एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की जिस तरह की कूटनीति है, भारत का जिस तरह की साख है, भारत अपनी डिप्लोमेसी का किस तरीके से हर एक भारतीय के हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, उसका एक बहुत ही अहम और बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये एस्पेक्ट बेशक इस कतर दौरे के दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें तो, और बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े डेवलपमेंट के बाद कतर के दौरे पर हैं। बिल्कुल। विदेश मामलों की अगर बात की है तो इसे बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी लगातार हम प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री के कतर दौरे पर होने के कारण एक बार उस खबर पर भी चर्चा होने लगी है, जिसमें कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की न सिर्फ सजा रद्द हो गई, बल्कि वो स्वदेश भी लौट आए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के निजी हस्तक्षेप को सबसे बड़ा कारण माना गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। धामी ने कहा कि इनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं, उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं।
बिल्कुल, और ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा से जनता के लिए प्रधान सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। I just transferred the same account to my new company. NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की ओर से एक और दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ आज बातचीत करेंगे। दरअसल सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों को ध्यान रखने की भी बात कही और कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इसी बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। जो भी अपनी बातों को रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे और हम समाधान ढूंढे। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ यह सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। और वहीं अगर आंदोलन की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर बीते कल यानी कि दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन काफी व्यस्त रहा। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी इस वक्त भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक जाम और कारोबार इससे प्रभावित होने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों पर भी काफी परेशान लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर आदमी जो है इससे बिल्कुल परेशान है, चाहे वो
अपना विद्यार्थी है, चाहे कोई बैंकर है या सीनियर सिटीजन है, कोई भी, हर आदमी परेशान है इससे। किसानों को शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहिए। बैंकिंग का, पोस्ट ऑफिस का, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा असर हो रहा है। रास्ते बंद होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मरीज कहीं पर जा रहा होता है, उसे कितनी परेशानी होती है। नाकेबंदी की वजह से मतलब सारा बंद पड़ा और बहुत नुकसान हो रहा है रोज की डेली का। मतलब हमारा मेरा यहाँ टायर पंचर का दुकान है सामने इसी पेट्रोल पंप पे। पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 13 महीना पूरा पंप ही बंद रहा, हम लोग का सारा सिस्टम बंद रहा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस बार भी इसी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। सामान आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से फैक्ट्री में लेबर खाली बैठानी पड़ रही है हम लोगों को। माल आएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा, तो हम लोग घर जाने के लिए सोच रहे हैं। मेरा यहाँ होटल है जन्नत के नाम से। पिछली साल जब ये किसान आए मेरे को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और अब भी मेरे को ये टेंशन हो रही है कि वो पिछली तक कवरेज हुई नहीं, आगे फिर शुरू हो गया। जिस रास्ते पे चलने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है, उस रास्ते में आधा घंटा पौना घंटा साधारण है। तो समस्या तो जनता को ही है। जो आदमी आधे घंटे में अपनी ड्यूटी पहुंचता था वो बेचारा 2 घंटे में पहुंच रहा है। और किसान आंदोलन से संबंधित 2 जनहित याचिकाएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। हाई कोर्ट ने राज्यों को एक नोटिस जारी किया जिसमें पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। अदालत ने कहा कि वह संबंधित पक्षों को बैठकर समस्या सुलझाने के लिए कहकर विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। इस मामले में अगली सुनवाई आज होनी है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना। आकांक्षा, सुप्रभात। सवाल मेरा ये है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जो तमाम पक्ष हैं उनके साथ सुलझाने के लिए, मुद्दे पर बातचीत के लिए भी सरकार कई कोशिश कर रही है, फिर आंदोलन की वजह क्या है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, इस बात की तो कोई बात ही नहीं है कि 3 बारी जो है सरकार कोशिश कर चुकी है। एक 8 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को और आज जो है 15 तारीख को। तो कितनी जल्दी जो है सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बैठ के इसका समाधान निकाला जाए। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बार बार आह्वान कर रही है कि वो इस तरीके के एजिटेशंस पे ना आए जिससे जनजीवन जो है उनको भी परेशानी होती है और जो लोग हैं आसपास के उनको भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा है, हर बार ही उन्होंने कहा है, और ये भी नहीं है कि उनको बुलाया गया है, बल्कि आपने देखा होगा कि तीनों बारी जो है मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है उनके पास गए हैं। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है और पिछली मीटिंग जो हुई थी वो पूरे 5 घंटे चली थी। कल भी जो है एक ऑनलाइन मीटिंग की गई थी। तो सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है, हर एक जो उनकी मांगे हैं उन पे बात कर रही है, पर कुछ एक मांगे ऐसी भी हैं जिनका समाधान एकदम से नहीं निकल सकता है। पर किसान चाहते हैं कि उनका समाधान एकदम से निकाल दिया जाए और फटाफट से जो है कोई भी घोषणा कर दी जाए। तो उस पे सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत करके उसके ऊपर कमेटी बना के और ऐसा कुछ सोल्यूशन लेकर आए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और शॉर्टकट्स ना लें। और इसीलिए जो है मेरे ख्याल से बार बार बात हो रही है। कहीं ना कहीं जो पिछली बारी की जो मीटिंग थी वो एक कंसेंसस पे नहीं आ पाई थी और रात को ही किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बात कह दी थी कि हम जो है कल दिल्ली चलो, जो उनका एक आह्वान था वो उन्होंने करा। और उसके मद्देनजर हमने देखा है कि हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पे पंजाब से जो लगते हैं वहां पर हजारों की संख्या में किसान आके बैठ गए हैं, जिससे जनजीवन बहुत अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उधर हरियाणा जो और फार्मर्स के बीच एक स्टैंड ऑफ है जिसके चलते रोज जो है वहां पे आंसू गैस छोड़ी जा रही है ड्रोन से और काफी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हरियाणा में कई जगहों पर इंटरनेट सस्पेंडेड है, 144 धारा लगाई गई है। लोगों को दिल्ली आना जाना जो है लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। जहां जो कुछ घंटों में सफर हो जाता था उसके लिए बहुत घंटे लग रहे हैं। तो आज भी इसी का संज्ञान लेते हुए जो 2 PIL हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें एक PIL में तो ये कहा गया था कि किसानों को रोका ना जाए,
उनको एजिटेशन करने का पूरा हक है। और दूसरी PIL जो थी उसमें ये कहा गया था कि इससे आम जन को आकांक्षा, बहुत पंजाब मुश्किल सरकार ने सुनिश्चित क्यों नहीं किया? क्या उसने नहीं देखा कि जब इतनी हजारों की संख्या में पंजाब से किसान निकले, और उसमें भी दूसरी बात ये अहम है कि किसान राष्ट्र का अन्नदाता जो लोगों की थाली में मुस्कान परोसता है, क्या वाकई में ये वही किसान है जो इस वक्त निकला हुआ है? सवाल बहुत बड़ा है ये। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक दिन में तो इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती है, और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने कुछ कोशिशें नहीं कहीं उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये किसान जो हैं बहुत ट्रैवल कर इस यहाँ तक आए हैं, बॉर्डर तक आए हैं, और अगर इतने बड़े बड़े काफिले 2-3 दिन से चल रहे थे तो क्यों नहीं कोशिश की गई। कल हरियाणा के गृह मंत्री ने भी ये बात उठाई है कि क्या पंजाब सरकार चाहती थी कि ये लोग दिल्ली जाएं। और एक बात और है कि इतनी तादाद में लोग अगर दिल्ली भी आ जाते हैं एजिटेशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या ये सही रहेगा? क्या इससे और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी दिल्ली के अंदर भी? तो क्या नहीं ये बेहतर है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही आकर बात करें, और अगर किसी तरीके का कोई उन्होंने आह्वान भी करना है तो वो शांति प्रिय तरीके से हो सके। और कहीं ना कहीं देखें तो अगर पंजाब में भी आप इस तरफ को जो लोग जो हैं वो ड्रोन से हरियाणा की पुलिस जो है वो टीयर गैस जो फेंक रही थी, तो इधर वो लोग पतंग से जो है उसको काट के डोरी से उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि और चाइनीज डोरी यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी ये जो एक तरीके से देखा जाए कि पंजाब का जो रवैया रहा है वो कंड्यूसिव नहीं है, मतलब अच्छा नहीं रहा इतना, कि जिस तरीके से वो एक तरीके से उनका ना तो रोकने का काम था, रोकने का काम सिर्फ हरियाणा पुलिस कर रही है, अपने बॉर्डर सील कर रही है, और उससे हरियाणा के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, और सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली वासी भी इस मुसीबत से काफी परेशान है, जो ये आंदोलन करने की बात लगातार कही जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने पिछले साल भी देखा था कि काफी हंगामा इस दौरान हुआ था, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आम जनता को हुई थी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक साझा करने के लिए। बिल्कुल, और अब बात करते हैं बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी हुई। तो कृतिका, क्या है अगली खबर जो बोर्ड की परीक्षा? बिल्कुल, अगर बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो आज से CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और इस साल भारत और विदेश के 26 देशों के 39 लाख से ज्यादा छात्र इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। वहीं दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए CBSE ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है। CBSE का कहना है कि वो अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। वहीं बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं के उपयोग की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि छात्रों को 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग न लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को न फैलाएं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो आज से ये जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं, तो शुभकामनाएं तो हैं ही छात्रों के साथ में, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी समस्या यही बनती हुई नजर आ रही है जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं रास्ते जाम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा है, और समय पर छात्र जो हैं वो शायद परीक्षा केंद्र तक ना पहुंच पाए, जिसके लिए CBSE बोर्ड ने हालांकि ये भी जारी किया है कि जब भी जो भी छात्र हैं वो समय से अपने घरों से बाहर निकलें। जी बिल्कुल कृतिका, आज से CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा के जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं। पूरे देश भर के अंदर नहीं, दुनिया के काफ़ी देश हैं, यानी करीब 26 देशों के अंदर 39 लाख विद्यार्थी आज से अपनी परीक्षा देना शुरू कर देंगे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ही अकेले 877 केंद्र बनाए गए हैं। उन्हीं 877 केंद्रों में से एक केंद्र पर मैं मौजूद हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ कृतिका पूर्वी दिल्ली के, यानी कि जो बॉर्डर का नज़दीक
का ये स्कूल है, डीएवी श्रेष्ठ विहार है, ये भी केंद्र बनाया गया है। यहाँ भी जो अब से कुछ देर बाद विद्यार्थी पहुंचना आरंभ होंगे। किस तरह की सलाह दी गई है, क्योंकि सीबीएसई की ओर से खास तौर पर जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सीबीएसई ने विशेष निर्देश दिए हैं स्कूलों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को। तो हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं डीएवी श्रेष्ठ विहार की प्रिंसिपल सुहासिनी नाथ मैम। मैम, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं सीबीएसई की ओर से? नमस्कार। सीबीएसई ने हमेशा हर साल ही निर्देश देते हैं, इस बार खास निर्देश ये है कि बच्चे सब 9 से 10 तक एंट्री अलाउड है सेंटर में। तो ये सुनिश्चित करें अभिभावक कि 9:30 तक ज़रूर अपने सेंटर में पहुंच जाएं और 10 बजे के बाद एंट्री नहीं की जाएगी। हालांकि पेपर 10:30 शुरू होता है, लेकिन 10 बजे के बाद एंट्री नहीं की जाएगी क्लासेस में। मैम, आज कौन कौन से विषयों की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं, अगर बात की? हाँ, आज ज़रा छोटे पेपर हैं। 10वीं का पेंटिंग है, 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप है और इसी तरह कल भी बहुत छोटे पेपर हैं। पर धीरे धीरे जब 19 तारीख को, 21 को, 22 को बड़ा पेपर होगा तो बहुत छात्र सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे अभिभावकों के साथ अपनी कार्स में आएंगे। तो ट्रैफिक जाम नॉर्मल कंडीशंस में ही रहता था और आज के समय में तो और भी ये संभावना है कि सेंटर पे पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है मैम, जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए क्या हिदायतें होती है सीबीएसई की ओर से? क्या लेकर आ सकते हैं, क्या नहीं लेकर आ सकते, क्या क्या उपयोग ना करें? जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अंदर सेंटर में ले जाने के लिए सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और ट्रांसपेरेंट पाउच में स्टेशनरी आइटम्स, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और अगर जरूरत है तो एक सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट जो छोटे वाला, बस वही अलाउड है। और एक अपना स्कूल का आई कार्ड और यूनिफॉर्म जरूर पहन के आए जो रेगुलर गिरीश, क्योंकि समय कम है तो एक चीज और भी इस तरह से प्रिंसिपल सुहासिनी नाथ जी ने बताया। एक चीज़ और भी अलाउड है, जो माँ बाप का आशीर्वाद है, वो जो दही चीनी खा के जाते हैं वो भी अलाउड होना चाहिए। समय कम है लेकिन हम जानते हैं कि जब पेपर शुरू होगा 10:30 बजे तो न्यूज़ एट 10 में आपसे फिर बात करूंगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से पेपर्स की बात हो रही है कृतिका की, तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने पहली बार सुना है 12वीं कक्षा के लिए। देखिए ये पहला पेपर है और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब तो प्रधानमंत्री जिस तरह से परीक्षा पर चर्चा करते हैं और जो मनोस्थिति है छात्रों की उनको समझते हैं और बहुत सा स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस मंच से यही आह्वान है कि आप वॉरियर बनिए, वॉरियर मत बनिएगा। और परीक्षा के लिए हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक तमाम 10वीं और 12वीं के छात्रों को। बिल्कुल। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीटी न्यूज। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे ऐप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको। आज के अखबारों में क्या कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है? सुप्रभात कृतिका और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं अबू धाबी में बढ़े अयोध्या के आनंद से जुड़ी खबर के साथ, जिसे आज पहले पेज पर प्रकाशित किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यूएई जो यात्रा है वो कई मायनों में बेहद अहम और महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसी कड़ी में कल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही कि अयोध्या का जो आनंद है वह अबू धाबी ने बढ़ाया है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर सद्भाव और विश्व एकता का ये प्रतीक है और यह आस्था का भी अमृत काल है। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। दरअसल भारत और यूएई को उम्मीद है कि 2030 से पहले 100 अरब का साझा कारोबार यानी कि जो लक्ष्य लेकर के दोनों देश चल रहे हैं वो 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2022-23 में 85 अरब डॉलर दोनों देशों के बीच का व्यापार रहा है। और इसके अलावा एक और खबर देश व्यापार पेज पर जनसत्ता अखबार ने ली है। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि थोक महंगाई जनवरी में घटकर 0.27% पर रही और इसकी खास वजह जो बताई गई है वो बताया है कि फल, अंडे, दूध और मछली की कीमतों में जो गिरावट आई है वो इसकी मुख्य वजह रही है। इसके अलावा किसान के जो प्रदर्शन है उससे जुड़ी हुई खबर भी आज सभी अखबारों में पहले पेज पर है। इसके अलावा अन्य पेजों पर भी इस खबर को लिया गया है। दरअसल सरकार बार बार कह रही है कि बात से ही बनेगी बात और इसी को लेकर के आज ये हेडलाइन बनाई गई है कि सरकार हर समाधान के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये बात कही है। आपको बता दें कि किसान नेताओं से आज तीसरी बार वार्ता होनी है और चंडीगढ़ में आज बैठक होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए संवाद पर हमारा खास जोर है। तो संवाद करेंगे और इसका हल निकालना जरूरी है संवाद के माध्यम से। और चलते चलते एक और खबर पश्चिम बंगाल से जो आज लगभग सभी अखबारों में देखने को मिली है। हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर ली है और बताया है कि संदेश खाली पर सियासी तकरार बनी हुई है। और आपको बता दें कि लाठीचार्ज में कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वहां घायल हो गए हैं। तो आज के अखबारों की ये अलग अलग प्रमुख खबरें हमें देखने को मिली है। तो ये हमारी सहयोगी है, नाम इनका संध्या है, लेकिन सुबह सवेरे ये तमाम अहम खबरें मेहनत करके समेटकर हर क्षेत्र से हमारे लिए लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज अपना अहम फैसला सुनाएगा। दरअसल ये पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा हुआ है, जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का अहम फैसला आ जाएगा। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से दी गई दलीलों को सुना था और जिसके बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, आज चुनावी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर फैसला आना है, कितना अहम ये फैसला होगा और किस तरह से प्रारूप बदलेगा या आगे आने वाली राजनीति के लिए? बिल्कुल आंचल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो दलील याचिकाकर्ताओं की तरफ से थी वो ये थी कि जब वोटर को किसी कैंडिडेट का आपराधिक इतिहास जानने का अधिकार है या उसकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी लेने का अधिकार है, तो फिर पार्टी को जो फंडिंग हो रही है उसका सोर्स क्या है ये जानने का अधिकार भी वोटर को होना चाहिए। इसमें मुख्य जो याचिका थी वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एक बड़ा गैर सरकारी संगठन है, चुनाव सुधारों पर उसने पहले भी कई याचिकाएं दाखिल की हैं, उसकी तरफ से की गई थी। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इस पक्ष में है कि जहां तक लेन देन हो पार्टियों को वो डिजिटल हो, यानी कैश डोनेशंस के फेवर में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, लेकिन मौजूदा योजना में कुछ सुधार करने की गुंजाइश अभी भी है। तो वो सुधार क्या हो सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तरफ से कुछ इस तरह के सजेशंस या गाइडलाइंस आज देगा? 10:30 बजे फैसला आएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने माना था कि कैश डोनेशन की जगह इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वो बेहतर हैं। सारा मामला ये है कि जो कोर्ट का फोकस है कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि एक तो पार्टियों के बीच पैरिटी रहे, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी कही गई थी कि जहां पर जो पार्टी सत्ता में है राज्यों में या केंद्र में उनको डोनेशन ज्यादा आती हैं, ज्यादा उनको एज है योजना में। दूसरा, जो भी सरकार है
वो जानकारी हासिल कर सकती है कि डोनेशन का सोर्स क्या है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा जानकारी हासिल नहीं कर सकती। ये भी एक दलील थी। हालांकि इसको सरकार ने कहकर काटा कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी एजेंसी फंडिंग का सोर्स नहीं पता कर सकती। तो ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं और 10:30 बजे, अब तक कुछ ही 2 घंटे बाद ही ये फैसला यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से इंतजार रहेगा, लगभग 10:30 बजे कोर्ट की तरफ से ये आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुए महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना लगातार सुर्खियों में है। आज एक और जहां एससी आयोग के सदस्य संदेश खाली का दौरा करेंगे, वहीं बीजेपी इस पर ममता सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सभी सदस्य घटनास्थल का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेंगे और अपनी रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपेंगे। जेपी नड्डा ने संदेश खाली की घटना को हृदय विदारक बताया। समिति की सदस्य की बात करें तो इसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और सांसद ब्रिजलाल शामिल हैं। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। जिस सूबे की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं और वो महिलाओं के जो तमाम अधिकार हैं उनकी अगुवाई करती हैं, उनकी कई ऐसी सांसद हैं जो मनोनीत हैं कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए राजनीति में, और उन्हीं के राज्य में ऐसा हो रहा है। बहुत विडंबना की स्थिति है प्रसन्नजीत। बिल्कुल, देखिए विडंबना ये है कि जब हम बाकी चीजों के बारे में कहते हैं तब बताते हैं कि मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन जब इस तरह के उत्पीड़न की बात करते हैं तब इसी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ना वो पुरुष रहते हैं, ना वो महिला के बारे में जो महिला होने के नाते जो संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा संवेदनशीलता उनसे हम देख नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात यह है इससे भी ज्यादा कि इस जगह की जो सांसद है, ये बसीरहाट कंस्टिट्यूएंसी की दायरे में आते हैं। इसका सांसद है नुसरत जहां, जो भी महिला है जी। तो मतलब लेकिन उसके बावजूद भी संदेश खाली की महिलाओं ने अपने यौन उत्पीड़न के बारे में जिस तरह से मीडिया के सामने, चाहे वो महामहिम के सामने अपने बात रखने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये पूरे दुनिया को मैं कहना चाहूंगा, पूरे देश को तो नहीं, पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। और ये 7-8 दिन के बाद करीब 1 हफ्ते हो गया है। पिछले गुरुवार को हम सबको पता चला था स्थिति के बारे में, और आज एक गुरुवार है। इसमें सरकार की तरफ से, मतलब शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम हमको देखने को नहीं मिला। ऊपर से हमको ये देखने को मिला कि ये संदेश खाली इलाका को किस तरह से बाकी दुनिया से कट किया जाए, इसके लिए पुलिस की पूरी तरह से कार्रवाई, धारा 144 लगाना, ये सब कुछ किया गया है। लेकिन जब आपने रिपोर्ट में कहा कि एनसीडब्ल्यू की तरफ से टीम भेजा गया था, आज SC/ST कमीशन की तरफ से खुद अरुण हवलदार जी वो दौरा करेंगे संदेश खाली का। बीजेपी की तरफ से टीम बनाया गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी वो भी अपने विधायकों को लेकर फिर संदेश खाली जाने की कोशिश में रहेंगे आज। और पूरे प्रदेश में SSP ऑफिस के सामने या अलग अलग थानों के सामने बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन दिखाया जाएगा। मतलब आज पूरा दिन ऐसे कोशिश चारों तरफ से है कि जो महिला अपने यौन उत्पीड़न के बारे में इस तरह से खुलकर बात करने की कोशिश की है, उनकी किस तरह से उनको उन तरफ एक शासन प्रशासन का पहुंचाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो देखना होगा कि जब ये समिति वहां पर जाएगी और अपनी रिपोर्ट वहां से लेकर के फिर जब बीजेपी को सौंपी जाएगी तो क्या कुछ निकलकर उसमें सामने आता है। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर CRPC की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी है।
पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था और 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मामले भी दर्ज किए थे। इसमें 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। बुधवार को पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन 9 आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की। पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इसके बाद अब्दुल मलिक, उनके बेटे अब्दुल मोइद, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान और रईस उर्फ दत्तू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और हल्द्वानी में ही बनभूलपुरा हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कर्फ्यू में ढील देने के आदेश दिए। डीएम के आदेश के बाद बनभूलपुरा के अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे से 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसक घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 8 फरवरी को शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। ढील भी अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे से 7 घंटे के लिए दी जाएगी। इस दौरान भारी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी, दुकानें खुलेंगी और प्रशासन दुकानों तक जरूरी सामान पहुंचाएगा, लेकिन इंटरनेट पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब फटाफट अंदाज में कारोबार जगत से जुड़ी तमाम खबरों का। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 0.27% पर आ गई। दिसंबर 2023 में WPI मुद्रास्फीति 0.73% थी। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3,93,074 इकाई हुई। ये जनवरी में अभी तक का जो दर्ज किया हुआ बिक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है। आरबीआई ने मास्टर कार्ड व वीजा जैसे कार्ड नेटवर्कों को कॉर्पोरेट व छोटे उद्यमों की ओर से वाणिज्यिक कार्ड से किए जाने वाले भुगतान को रोकने का निर्देश दिया है। अन्य बिजनेस आउटलेट्स पर हो रहे लेन देन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंकों की प्रशंसा भी की, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह किया। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। तो बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुई इसके तीसरे टेस्ट मैच की, जो कि आज से राजकोट में शुरू होने जा रहा है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी और वहीं दूसरा टेस्ट भारत के नाम रहा। 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। देखिए रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार से राजकोट में शुरू होगा। हैदराबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में खेला गया दूसरा टेस्ट जीता था। दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 321 रन बनाए थे, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए थे। फिलहाल 5 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या मध्य क्रम का खराब प्रदर्शन है। कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस मैच में भारतीय टीम लोकेश राहुल के बिना उतरेगी, वहीं विराट कोहली पूरी सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में हो सकता है कि सरफराज खान को पदार्पण का मौका मिल जाए।
इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी भारतीय मध्यक्रम के अनुभव की कमी का पूरा फायदा उठाया है। राजकोट की पिच पर लोकल हीरो रविंद्र जडेजा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पहले की तरह भारत के स्पिनर्स इंग्लैंड के खिलाफ उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत के तेज गेंदबाज ही भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुमराह ने पहले 2 टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। आर अश्विन के खाते में 499 विकेट हैं और इस मैच में वे 500 विकेट के क्लब में शामिल हो सकते हैं। तीसरे टेस्ट के लिए चुनी गई टीम में इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के स्थान पर मार्क वुड को शामिल किया है। वुड और एंडरसन की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। दूसरे टेस्ट के बाद मिले 10 दिन के ब्रेक के बाद दोनों टीमें नए जोश के साथ मैदान पर उतरेंगी। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीरीज में अहम बढ़त हासिल हो जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों के बाद अब देख लेते हैं खबरें सिने जगत यानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की आगामी फिल्म सिंघम अगेन में अभिनेता अर्जुन कपूर खलनायक की भूमिका निभाएंगे। अजय देवगन की सिंघम श्रृंखला की ये तीसरी फिल्म होगी। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा की घोषणा हुई। 12 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म दस्तक देने वाली है। तमिल की सुपरहिट फिल्म सोरारई पोट्रू का रीमेक है। सोरारई पोट्रू ने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। दीपिका पादुकोण बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में विजेता को प्रदान करेंगी पुरस्कार। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर बाफ्टा में शामिल होने की जानकारी दी। एनिमल स्टार रश्मिका मंदाना नेहा धूपिया के पॉडकास्ट नो फिल्टर नेहा के 6ठे सीजन में नजर आएंगी। अभिनेता शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन नो फिल्टर नेहा के सीजन 6 में अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूनम पांडे द्वारा अपनी मौत की अफवाह फैलाने के लिए उन पर और उनके पूर्व पति सैम बॉम्बे 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा उन पर किया गया है। मिस्टर बच्चन के निर्माताओं ने फिल्म का एक नया पोस्टर लॉन्च किया। मिस्टर बच्चन अजय देवगन की 2018 की फिल्म रेड का रीमेक है। अभिनेता रवि तेजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। करण जौहर की आने वाली वेब सीरीज शो टाइम का ट्रेलर हुआ लॉन्च। शो टाइम के जरिए बॉलीवुड की कहानी की जाएगी बयां। शो टाइम में इमरान हाशमी, मौनी रॉय, नसरुद्दीन शाह मुख्य किरदार में 8 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। और चलिए अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की। तो मौसम की बात की जाए तो देखते हैं कि आपके राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। और इसी के साथ चले नया सवेरा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं वेनेजुएला के कोलोनिया तोवर की सड़कों पर। बिल्कुल, जहां लाल हार्लेक्विन जो है वहां पर कार्निवाल का जश्न मनाया जा रहा है। आप भी इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। Kill
bisschen Tischdiktora, war ein bisschen Tattikum, sag ich Guadanova. Hinterm Hüsengartli, war ich noch wieder Sees, Juckil mit dem Bartli. Vedlader werden auch so ras, Hopsa, Marianne lebt, ja, noch mal der Kabel, die auf das Gartli wird der Rost. नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। कैंसर बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा ये कैंसर के प्रकार हैं। ऐसे कैंसर जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर में सबसे आम है ल्यूकीमिया यानी रक्त का कैंसर। उसके अलावा लिम्फोमा और मस्तिष्क या पेट का ट्यूमर भी काफी बच्चों में देखे जाते हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान न हो पाना, जिसकी वजह से इलाज भी मुश्किल होता है और बच्चे के जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों में कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें ब्लड कैंसर होता है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। फिर मस्तिष्क के कैंसर CNS ट्यूमर्स हो सकते हैं। गिल्टी का कैंसर हो सकता है जो लिम्फोमास होते हैं। कोई भी अंग का ट्यूमर हो सकता है जैसे गुर्दे का हो सकता है, जिगर का हो सकता है, ग्रंथियों का हो सकता है, कभी चमड़ियों में हो जाता है, कभी आँखों का ट्यूमर हो जाता है जो भी बहुत अधिक पाया जाता है। बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जैसे बुखार आ जाना, कभी लंबे टाइम तक बुखार चलता रहता है, गिल्टियाँ जो बहुत आम तौर पे पाई जाती हैं बच्चों में, खून कमी हो जाना, सफ़ेद हो जाना, कहीं पे खून के धब्बे आ जाना, पेट फूल जाना, आँखों में बहंगापन आ जाना, सफ़ेद चमक आ जाना, ये सारे लकवा हो जाना, कभी दौरे पड़ जाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण कैंसर के प्रकार और कैंसर शरीर के किस भाग में है इस पर निर्भर करते हैं। ध्यान देने और समय से इलाज करवाने से कैंसर की आहट पहचान लेने से अधिकतर मामलों में कैंसर का इलाज किया जा सकता है। बच्चों के कैंसर की जल्द पहचान और सही इलाज से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। यदि इलाज ठीक से हो तो कैंसर ग्रस्त बच्चे के जीवन को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जा सकता है। आधा काम हमारी दवाइयाँ करती हैं, आधा काम आपकी देखरेख करती हैं। इनके जो भी केयर गिवर हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी केयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत नाजुक होता है। उस टाइम उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है कि उसे कोई भी कीटाणु, कोई बीमारी उसे परेशान न करे। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, खुद की, बच्चे की, वातावरण की सफाई, उसका खान पान सही हो, उसकी देख रेख सही हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कोई खून की कमी ना हो जाए, उसको दवाई सही समय पे मिलती जाए। इलाज के बाद वो एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है, शादी कर सकते हैं बच्चे, उनके बच्चे हो जाते हैं और पूरे वो सोसाइटी में अच्छी तरह से घुल मिल के रह सकते हैं, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। जरूरी है कि कैंसर की जल्द पहचान हो, इसलिए लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और बच्चे में किसी तरह का असामान्य लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।